हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है, तो सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के समस्त निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे ताकि उनके सपनों को हम लोग साकार कर सकें। और आज हम लोग का सौभाग्य कि ऐसे अवसर पर हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और हमारे विधायकगण सब मिलकर यहाँ पर 11,000 दिए छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए जलाए हैं। राज्य अलंकरण की घोषणा लगातार इसी हाल में होती रही है और आज फिर से उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए राज्य अलंकरण पुरस्कार की घोषणा आज यहां पर होनी है। आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि 1 नवंबर 2000 को अलग छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दृढ़ संकल्प और छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति उनके स्नेह के कारण ये अलग छत्तीसगढ़ राज्य बन सका। इस 24 साल के सफर में छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में तरक्की और प्रगति की है। बिल्कुल, राज्य उत्सव के लिए, राज्य स्थापना दिवस के लिए पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये 24 साल छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए स्थापित हुए, लेकिन जिस तरह से प्रगति करना था, जिस तरह से तरक्की करना था, कहीं न कहीं इस राज्य को प्रगति और विकास में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा रोड़ा रहा। 15 साल शासन के बाद और अभी के 10 महीने के शासन में बिल्कुल प्रदर्शनी भी लगाएंगे। आखिर प्रदर्शनी लगाएंगे तो 10 महीने में क्या उपलब्धि दिखाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है राज्योत्सव के उत्सव में क्या हम खोज रहे हैं। हमारा प्रदेश राज्य स्थापना के 24 साल जब मना रहा है तो ये उत्सव कितना जायज है और इस उत्सव के साथ हमें आगे का क्या भविष्य दिखता है। छत्तीसगढ़ अभी तक अपने 24 साल किस तरीके के कदम ताल के साथ आगे बढ़ा और आगे उसकी रफ्तार क्या होने वाली है। इन्हीं सब बातों पर एक विश्लेषणात्मक चर्चा आज हम करना चाहते हैं, राजनीति से अलग होकर। और इसीलिए आज हमने पैनलिस्टों का जो पैनल बनाया है उसमें किसी राजनीतिक दल को स्थान नहीं दिया है, क्योंकि ये बात है हमारे प्रदेश के विकास की। इसमें हम बात करेंगे अपने प्रदेश के विकास को लेकर क्या विजन सामने आया है, किस तरीके का उसमें मंथन और चिंतन की जरूरत है। इन्हीं सब बातों पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ पत्रकार जो कि छत्तीसगढ़ के स्थापना से छत्तीसगढ़ को अब तक देखते आए हैं, अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे, डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे छत्तीसगढ़ को अर्थशास्त्रीय नजरिए से वर्षों से देख रहे हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से देख रहे हैं, ऐसे अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि हम आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास की, क्योंकि 24 साल स्थापना के पूरे हो गए हैं और जब उत्सव हम मना रहे हैं तो इस बात का चिंतन मंथन भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ आखिर खड़ा कहां पर है और उसे आगे जाना कहां पर है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं, क्योंकि आर्थिक पक्ष सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो पहले अजय चंद्राकर जी की ओर चलता हूं, फिर उसके बाद एक एक करके विश्लेषकों की ओर बढ़ूंगा। तो चंद्राकर जी, आज 24 साल बाद आप छत्तीसगढ़ को
क्या देखते हैं जब हम विश्लेषण करते हैं कि क्या खोया क्या पाया? हमने पाया है ये तो हम देख रहे हैं, पर आगे और क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? कितनी तैयारी है? हमारी आर्थिक स्थिति पर हम कहां पर खड़े हैं? आपका क्या विश्लेषण है? सबसे पहले मोहन जी, आपको जन्मदिन की बधाई और राज्य शासन के द्वारा आपके श्रम जल की जो उपलब्धि रही है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। जी। पहली बात तो यह है मोहन जी कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो उस समय का राउंड फिगर लगभग 6,000 करोड़ का बजट, और आज का बजट देखते हैं तो यह इस बात को स्थापित करता है कि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से निश्चित रूप से काफी डायनामिक होकर के अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए अग्रसर रहा। प्रारंभ का जो जोगी जी का कार्यकाल था, उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी का जो कार्यकाल रहा, उसमें जिस प्रकार से हम कह सकते हैं उनका आर्थिक मैनेजमेंट और राज्य बनने के बाद सेंट्रल से भी जो कंट्रीब्यूशन आता गया, और डॉक्टर साहब उस समय नई नई नीतियों को ला करके, चाहे सामाजिक सेक्टर की बात करें, कोर सेक्टर की बात करें, स्टील की बात करें, या हम फॉरेस्ट का जो हमारा जो रेवेन्यू में वृद्धि होती गई, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, तो ऐसा कुछ एजुकेशन में, हेल्थ में, तो सरकार जो अपनी निश्चित राशि रही उसको डिस्ट्रीब्यूट की। इसी दरमियान डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल चूंकि मिला, वो 6वें पे स्केल कर्मचारियों के लिए लाए, 7वां पे स्केल भी लाए, तो समुचित उनका जो समवेशी वितरण रहता था और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, और सबसे बड़ी बात आर्थिक रूप से राज्य निर्माण के समय का प्रति व्यक्ति औसत आय और आज का औसत आय यह बतलाता है कि छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से अपने राज्य निर्माण के उद्देश्य को सार्थक कर पाया है। चुनौतियां तो भविष्य में बहुत रहेंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों को जिस तरह से पैसा, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी के भी कार्यकाल में बोनस के रूप में, या कांग्रेस की जो सरकार आई, या अभी विष्णुदेव की सरकार, ये ह्यूज पैमाने पर है। तो निश्चित रूप से राज्य निर्माण के पहले का छत्तीसगढ़ और आज के छत्तीसगढ़ में कोई तुलना नहीं। और वाजपेयी जी का वो सेंटेंस कि सड़कें बनेंगी जिंदगी पनपेगी, तो अर्बन एरिया और ग्रामीण क्षेत्र में अब विशेष अंतर नजर नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें दिखता भी है कि छत्तीसगढ़ विकास की ओर तो बढ़ रहा है, पर ये साल भी काफी ज्यादा है, 24 साल किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमको ये चिंतन मंथन भी करना पड़ रहा है कि आखिर ये गति और कैसे तेज हो और हम बड़े विकसित प्रदेशों की होड़ में कैसे आ सकें, उसके बराबर कैसे दौड़ सकें। एक एक करके और प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं और अनिल चौबे जी हमारे साथ हैं। पहले अनिल चौबे जी से हम प्रतिक्रिया लेते हैं। चौबे जी, आप छत्तीसगढ़ को बरसों से देखते आ रहे हैं, काफी कुछ बदला है और विकास तो हम देख पा रहे हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, पर क्या लग रहा है ये रफ्तार और बढ़नी चाहिए? संसाधन भरपूर है हमारे पास, और ये कहा भी गया छत्तीसगढ़ के लिए कि अमीर धरती है गरीब लोगों की। अब क्या ये गरीब लोग अमीर हुए हैं? क्या कई योजनाएं गरीबों के लिए बहुत सालों से चल रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए, टीवी 24 की तरफ से राज्य स्थापना दिवस को लेकर मैं सारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मोहन जी को भी स्पेशली बधाई देता हूं कि उनको पुरस्कार भी मिला है, और बड़ा इत्तेफाक है कि 24 टीवी 24 और 24वें वर्ष में इनको पुरस्कृत किया गया है। अब रहा सवाल हमारे विकास को लेकर है। मैंने तीनों राज्यों का काफ़ी दौरा किया है, जो तीनों राज्य का गठन हुआ था, उत्तराखंड हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो। इन तीनों राज्यों में मेरी दृष्टि से सबसे तेजी से विकास अगर हुआ है तो छत्तीसगढ़ का हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का विजन था वो काफ़ी अच्छा था विजन, और उसने काफ़ी तेजी से आगे काम किया। विजन जोगी जी का भी अच्छा था, उन्होंने भी अच्छी किस्म की नींव रखी थी, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड में चले गए, ये अलग बात है। लेकिन भाजपा ने काफ़ी विकास किया है। अब रहा सवाल कि वो जो गरीब अमीरी धरती में गरीबी लोगों का, अब ये नारा खत्म हो गया है।
यहाँ का किसान इतनी अच्छी उनको धान की कीमत मिल रही है कि अब किसान काफ़ी समृद्ध है। और छत्तीसगढ़ ने हर क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। झारखंड में चूँकि इतने कम समय में मेरे ख्याल से 12-13 मुख्यमंत्री हो गए हैं, वहाँ पर सरकार स्टेबल नहीं रही है, जबकि धन धान्य से झारखंड भी बहुत मजबूत है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वहाँ पर वो मुख्यमंत्री न रहने के कारण वो विकास में सबसे नीचे है। उत्तराखंड में चूंकि टूरिज्म प्लेस है तो वो भी उसने भी विकास किया है, लेकिन इन तीनों राज्यों के गठन के बाद सबसे तेजी से छत्तीसगढ़ ने ही विकास किया है। ये हम नहीं, पूरा देश कहता है। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीजें जोड़ने की भी जरूरत है, लेकिन अब तक की जो स्थिति है उससे तो साफ है कि हमने विकास के नए प्रतिमानों को छुआ है। अनिल द्विवेदी जी की ओर चलते हैं और अनिल द्विवेदी जी से हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि केवल जो विकास दिखता है वो ज्यादा जरूरी नहीं, हमें अपने संसाधनों को भी बचाने की जरूरत होती है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य प्रदेश है, पहाड़ भी हैं, जंगल भी है, हम उनके संरक्षण में कहां तक पहुंच पाए हैं? अनिल जी, आपका क्या नजरिया है? देखिए मोहन जी, मैं अभी विद्वान प्रोफेसर अजय जी को सुन रहा था, आदरणीय चौबे जी को भी सुन रहा था, और इन्होंने जो विचार रखे मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक भी रखता हूँ। और मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा था कि अमीर धरती के गरीब लोग, और उस समय प्रति व्यक्ति आय मुश्किल से 8,000 रुपये सालाना थी, और आज वो प्रति व्यक्ति आय लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तो छलांग जो विकास की लगाई है छत्तीसगढ़ ने, वो पूरे देश में सराही जा रही है। यहाँ की जो मॉडल योजनाएं रही उसको देश ने अडॉप्ट किया। 15 साल रमन सरकार रही, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार थी, और उसने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आए, सार्वजनिक वितरण राशन प्रणाली लेकर के जो था, पीडीएस सिस्टम जिस तरीके से सामने है, तो ऐसी कई योजनाएं बीजेपी सरकार ने लॉन्च की, और उसके चलते पूरे देश में भी कहीं न कहीं वो सराही गई और स्वीकार किया गया। एक दौर आ गया था जब नेशनल पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ नंबर 1 का राज्य हो चुका था पूरे देश में डेवलपमेंट के मामले में। आप नया रायपुर उठा करके देख लीजिए, 15 साल में असीमित विकास हुआ है, और प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो अकेले पीडब्ल्यूडी का बजट छत्तीसगढ़ के लिए मात्र 12 करोड़ रुपए था, अकेले छत्तीसगढ़ के लिए। और आज आप देख लीजिए कि पीडब्ल्यूडी का बजट मुझे लग रहा है कि 3,000 करोड़ से ज्यादा का क्रॉस कर चुका है। तो डेवलपमेंट हुआ है। हमारे बीच जो नेचुरल संसाधन थे उनका इस्तेमाल सरकारों ने किया। ये ठीक है कि जोगी सरकार को 2-3 साल मुश्किल से समय मिला, लेकिन आधारशिला तो उन्होंने रखी। ये अलग बात है कि क्राइम और दूसरे अन्य मामलों में सरकार बदनाम हुई, और फिर 15 साल तक बीजेपी को मौका मिला क्योंकि उसने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। और राजनीतिक तौर पर जो लकीर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए खींची है, कोई भी राजनीतिक दल भविष्य में उसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने निर्माण किया है छत्तीसगढ़ राज्य का। और आज भी विष्णुदेव सरकार ये वादा कर रही है कि हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। आप देखिए 5 साल तक क्या हुआ, कांग्रेस सरकार थी, यहां पर एक प्रोजेक्ट तक लॉन्च नहीं हो पाया। और उसकी बड़ी वजह, मैं राजनीतिक तौर पर उसको नहीं जाना चाहता, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब तक आप फ्री बीज देते रहेंगे लोगों को, जब तक मुफ्त की योजनाएं चलती रहेंगी, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता। यह सबक है बाकी राज्यों के लिए भी कि आप फ्री बीज से मुक्ति पाइए। जो टैक्स देते हैं तो इसलिए टैक्स नहीं देते कि आप उसको फ्री में लुटाइए। ठीक है, गरीब और सर्वहारा वर्ग होता है जिसका आपको विकास करना होता है, उसके लिए योजनाएं चलानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रखनी है, अगर आपको प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना है, तो फ्री वीज जैसी कल्पना को खारिज करना चाहिए। हालांकि ये तो आज की आवश्यकता बन गई है जी, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ राज्य ने जिस तरह छलांग लगाई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पीडीएस सिस्टम हो, चाहे वो महतारी वंदन योजना, आप देखिए 1,000 रुपए महीना आप लगभग 70 लाख महिलाओं को आप दे रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति इससे मजबूत हुई है। तो इस तरह की योजनाएं बीजेपी लेकर के आई, जिससे प्रत्येक वर्ग को लगा कि यह सरकार हमारी है और हमारा ख्याल रख रही है। बीजेपी उस मुद्दे पर थोड़ा सा खरी उतरी है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हैं जो कि छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो बार बार गूंज कर सामने आती है, वो मैं अजय जी से पूछ लेता हूं, क्या राजनीतिक स्थिरता भी इसकी वजह है कि हम झारखंड से ज्यादा बेहतर हैं, उत्तराखंड से ज्यादा बेहतर हैं? जो राज्य हमारे साथ बने वो थोड़े पिछड़ गए राजनीतिक अस्थिरता के कारण।
छत्तीसगढ़ को इसका एडवांटेज मिला क्या चंद्राकर जी, आपका ये मानना है क्या? बिल्कुल मोहन जी, छत्तीसगढ़ को इसका एडवांटेज मिला क्योंकि छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी को तीनों कार्यकाल में स्पष्ट बहुमत यहाँ की जनता प्रदान की, भूपेश जी को भी और अभी विष्णुदेव साय जी को भी। तो यहाँ पर जो चौबे साहब इस शब्द को उपयोग किए थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, बिल्कुल। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभाव झारखंड में और उत्तराखंड में रहा, जिसके कारण वहां विकास के क्षेत्र में उनको स्ट्रगल करना पड़ा। और छत्तीसगढ़ इस मामले में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह जी का तीनों कार्यकाल मोहन जी, उनका जो आर्थिक मैनेजमेंट था और जिस ढंग से वो एक प्रकार से अपने बजट को संतुलित ढंग से रखते थे और लगातार सोशल सेक्टर में, कोर सेक्टर में, साथ ही साथ कह सकते हैं SC ST के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी वो लगातार बजट में वृद्धि करते गए और एजुकेशन में क्रांति हम कह सकते हैं उनके कार्यकाल में हुआ है। एक समय में मोहन जी सिर्फ रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय होता था, जिसमें बिलासपुर से लेकर के अंबिकापुर और बस्तर सब शामिल होते थे। और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में आप आइएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा में क्रांति, हायर एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में वो दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही साथ सामाजिक समरसता रही मोहन जी। एक फेत बना, निवेश हुआ। और डॉक्टर साहब जो कह रहे थे अनिल जी कि प्रकृति के निःशुल्क उपहारों का समुचित उत्पादन और वो प्रोडक्शन में भी धीरे धीरे आते गया। और विशाल वर्ग, चाहे मजदूरों के लिए जो PDS का जो सिस्टम चावल, और किसानों को उस समय डॉक्टर साहब जो बोनस देते गए समर्थन मूल्य के अलावा, ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हम हास परिहास में कह सकते हैं हमें 10-10, 11-11 मंत्री और मुख्यमंत्री मिलते रहे। मध्य प्रदेश में रहते तो शायद इतना हमको नहीं मिल पाता, लेकिन वो लोग भी डॉक्टर साहब के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल अपने अपने विभागों के लिए औसत में एवरेज प्लानिंग लेकर के आते और उसको वो देखिए कमियां निकालेंगे। ब्यूरोक्रेसी का तो अलग एक स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी इसीलिए कहलाता है, लेकिन उस समय जो डेवलप छत्तीसगढ़ किया, आज ये अनबिलीव लगता है। आप नए रायपुर को देखिए, उस समय वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तो समुचित रूप से अपने लिमिटेड रिसोर्स को। और एक बड़ी बात और रही मोहन जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चाहे नगर निगम, नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायतों का बजट भी आप देखिएगा इस दरमियान काफी तीव्र गति से बढ़ा और उन क्षेत्रों में भी अधोसंरचना से लेकर के सब काम स्पष्ट रूप से दिखाई देना आरंभ हुआ। बिल्कुल। एक फैक्टर तो ये रहा कि भाई राजनीतिक स्थिरता रही, इसलिए काम तेजी से होता रहा छत्तीसगढ़ का। लेकिन दूसरा अगर पहलू ये भी देखें कि संसाधनों का कितना हम दोहन कर पाए, क्या ज्यादा दोहन तो नहीं हो गया, विकास उसके बनस्बत कितना हुआ, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। चौबे जी की ओर चलते हैं। चौबे जी, आप पर्यावरण भी प्रेमी हैं, कई बार पर्यावरण से संबंधित बातें उठती हैं कि भाई ये इतना दोहन नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने उस अनुपात को कैसे कायम रखा, क्या उस पैमाने में हम खरे उतरे क्या? देखिए, नगरनार छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना मतलब इतना बढ़िया स्टील प्लांट है, ग्रीन एनर्जी पे वो आधारित है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके कारण चूंकि अब NMDC का मामला था, NMDC के पास खदान थी और वहां पर नगरनार आ गया। ये विकास का एक माइलस्टोन है जगदलपुर के लिए। अभी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होगा तो वो पूरे देश के विश्व में उसका नाम होगा नगरनार का। इतना बढ़िया स्टील प्लांट है। अब रहा सवाल जैसे कि कुछ कोयले को लेके कुछ पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो उस मामले में तो देखिए, मेरा तो शुरू से ये रहा है कि ये जो भी जंगल अभी बचा है, वैसे कहते जरूर है कि बस्तर में बहुत जंगल है, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर से कभी गया हूं तो हालात ये रहती है गंजे टाइप का हो गया है पूरा। मतलब इधर इधर बाल दिख रहे हैं सड़क के, बाकी सब क्लीन है। ये ऑलरेडी वहां कट चुका है मामला।
अब उसमें नेक्सलाइट ने काटा, फॉरेस्ट वालों ने काटा, माफिया ने काटा, एक अलग बात है, लेकिन वो पूरा कटा हुआ है। अब हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्री है वो है हसदेव वांगो, उसको टच नहीं करना चाहिए कायदे से। पूरे छत्तीसगढ़ की ऑक्सीजन वहां से मिल रही है। कोयला भी तो आज की जरूरत बनी हुई है देश देखिए, में जैसी स्थिति है। एक चीज पे कोई उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि जितने भी कोल माइंस अभी यहाँ से ऑक्शन हुए हैं, ये कोयला पक्का नहीं है, कच्चे कोयले की खुदाई हो रही, मतलब अंधाधुंध खुदाई हो रही है। ये एक तो मिनरल का लॉस है, दूसरा क्या है कि कच्चा कोयला होने के कारण पर्यावरण भी खराब हो रहा है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोल ब्लॉक ले रहे हैं, संतुलित दोहन की जरूरत है, वो नहीं दिखती आपको। हसदेव वांगो में कटाई नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, मैं ये चीज को मानता हूं, क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ की फेफड़ों की जरूरत है। अब तक तो संतुलन बनाए रखा गया है, लेकिन आगे इस तरीके की चीजें खासतौर पर हसदेव वांग में नहीं होना चाहिए, ये एक बात सामने आई है। दूसरी जो पहलू है, हर सरकार एक टैगलाइन लेके चलती है। अनिल जी से वो सवाल करते हैं क्योंकि वो इस तरीके की चीजों को काफी करीब से देखते रहे। रमन सिंह की टैगलाइन, भूपेश बघेल की टैगलाइन, नरवा गरवा हम देख चुके हैं, अब है सुशासन की टैगलाइन। क्या लग रहा है वो सुशासन की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और ये जो 5 साल सुशासन होंगे वो छत्तीसगढ़ के विकास को और बढ़ाने वाले होंगे? अनिल जी। बिल्कुल मोहन जी, छत्तीसगढ़ की ये किस्मत बहुत अच्छी रही है कि यहाँ पर बहुत विजनरी मुख्यमंत्री मिले, चाहे अजीत जोगी हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे भूपेश बघेल रहे हो। अब भूपेश बघेल ने तो पूरा स्वदेशी प्रोडक्ट पर ही भरोसा जताया। उन्होंने गरुआ योजना, नरवा गरुआ वाड़ी योजना लेकर के आए और किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ ने काफी डेवलपमेंट किया और प्रत्येक राज्य में उनकी अपनी सरकारों की योजनाएं रही। मैं अभी एक ताजा उदाहरण देता हूं। अभी राष्ट्रपति दौरे पर आई थी यहाँ पर, आपको मालूम इनका ऑफिशियल दौरा क्या था? 4 बड़े विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह। ये दर्शाता है कि IIIT, एम्स और इसके अलावा और भी तमाम तरह के शैक्षणिक इंस्टीट्यूट। अभी तक हमारी छत्तीसगढ़ की जो प्रतिभाएं थी वो बेंगलोर चली जाती थी, कोलकाता चली जाती थी, वो इंदौर चली जाती थी पढ़ने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने और भाजपा की सरकारों ने इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट यहां पर दिए कि ब्रेन ड्रेन जैसी समस्या खत्म हुई है और युवाओं को शैक्षणिक माहौल मिला है। चंद्राकर जी मेरी बात से सहमत होंगे कि यहां पर एक नया एजुकेशन हब सरकार ने तैयार किया और उसका फायदा युवाओं को मिल रहा है। और इसी तरह आप देखिए कि रोजगार के मुद्दे पर भी अभी ताजा रेंटिंग आई है। विष्णुदेव सरकार के समय केंद्र सरकार की ताजा रेंटिंग आई है। बेरोजगारी अन्य राज्यों की अपेक्षा 1.7% कम हुई है, यानी युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं, उसके साधन विकसित किए जा रहे हैं। चौबे साहब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे नगर नार स्टील प्लांट का। मुझे इसमें यदि हम जोड़ देते कि अगर टाटा स्टील भी अगर यहां जम जाता तो सोचिए राज्य का क्या डेवलपमेंट होता, सोचिए यहां कितने युवाओं को रोजगार मिलता। देश की नंबर 1 टाटा स्टील इंडस्ट्री जिसको बीजेपी लेकर आई थी, कांग्रेस सरकार ने उसको वापस कर दिया। ठीक है, इसके लिए हो सकता है दोनों सरकार की नीतियां जिम्मेदार हो, लेकिन अगर हम राज्य के विकास के हित के हिसाब से सोचे तो टाटा स्टील यदि यहां पर लगता तो कितना बड़ा औद्योगिकरण होता, यह हम सोच सकते थे। पर्यावरण का मुद्दा आपने उठाया, निश्चित तौर पर विकास की बड़ी कीमत एक पर्यावरण उसको चुकाते हैं। आप कह रहे थे कि कोयले का विकल्प क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोयले का विकल्प आप सौर एनर्जी को अपना लीजिए, उस पर अच्छे प्रयोग करिए, कोयले लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिजली पर कोई आधारित सेंटर लागू करिए, आपको कोयले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तकनीक आ गई है, ऊर्जा क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए हैं, जब हम और भी तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकते, तब पेड़ काट करके कोयला निकालने की क्या जरूरत है? खदानें काट करके कोयला निकालने की क्या जरूरत है? कम से कम हम अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चों की जो पीढ़ी है, उनके लिए हम सोचे कि हम क्या छोड़ करके चले जाएंगे उनके लिए। चौबे जी कह रहे थे बस्तर वाकई में पेड़ वहां से कटते चले जा रहे हैं, और हसदेव जैसी योजनाएं भी यदि आ रही हैं तो वो निश्चित तौर पर चिंताजनक बातें हैं। सरकारें ये कह करके मुंह नहीं मोड़ सकती हैं कि डेवलपमेंट करना है तो चप्पल पहनना है तो चमड़ा तो लगेगा, ये ठीक है, लेकिन हमको अधिक से अधिक आम आदमी को भी दैनंदिन उपयोग की चीजों को कम से कम खर्च करने की आदत रखनी होगी। हम सिर्फ सरकारों पर जिम्मेदारी टाल करके इसको नहीं कर सकते। क्या जरूरत है अगर 4-4 पंखे चलाएंगे, हम 2 ही चलाएं उसकी जगह? तो इसके विकल्प यदि जब तक आप नहीं तलाशेंगे तब तक आप पर्यावरण की हानि को नहीं रोक सकते। ये विजनरी तरीके से इस पर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और कई बार हमारा जो प्रदेश छोटा होता है उसका भी कभी फायदा कभी नुकसान हमें देखने को मिलता है। और ये अगर भौगोलिक रूप से हम छत्तीसगढ़ का आकलन करें, आखिरी
कमेंट ले लेता हूं डॉक्टर चंद्राकर जी से। ये कितना हमको फायदा या नुकसान पहुंचाता है प्रदेश की स्थिति और छोटा बड़ा होना? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है मोहन जी। देखिए, बस्तर दक्षिण छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो उधर से बारिश आती है। बिल्कुल। चौबे साहब जी जैसा बतलाए, उत्तर छत्तीसगढ़ तरफ से हम ऐसे आए तो हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। मैदानी छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये प्रोडक्शन का एरिया है, पर्टिकुलर एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर ये मिक्स्ड है और तीनों की अलग अलग टोपोग्राफी के दृष्टिकोण से विशेषताएं। अब आज नाउ डे जो हम पहुंचे हैं मोहन जी, इसमें सरकार को अब चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट कास्ट बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब रमन सिंह जी के समय इस्टेब्लिशमेंट कास्ट को जैसा नियंत्रित रखा गया वैसा अब रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि नक्सल जैसी समस्या में इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से कैंपों का विस्तार, केंद्र और राज्य में दोनों में समन्वय, अबुझमाड़ तक पहुंचने की पोजीशन, ये तो उपलब्धि है। तीसरी बात आती है कि छत्तीसगढ़ को नुकसान कहीं ना कहीं कई जगह कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा हुआ है। अगर वो कदम ताल में ला करके सरकार के साथ संवाद करके अपने व्यू को रखते, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, तो आज छत्तीसगढ़ और बहुत ही अग्रसर दिखाई देता। अब ब्यूरोक्रेसी में कुछ और कसौटी की आवश्यकता है मोहन जी। बिल्कुल। और इसीलिए सुशासन की बात कही जा रही है, और सुशासन शायद हमें देखने मिलेगा तो हम ज्यादा रफ्तार के साथ काम कर सकेंगे। और यही हमारे इस पूरी डिबेट का मकसद भी है कि हमने 24 साल में जो कदम ताल चले हैं, कहीं कमी रही है, कहीं अच्छा रहा है, तो उन सबको चिंतन मंथन करके दूर कर सकें। और पूरी बातें जो आज हमारे पैनलिस्टों के साथ चर्चा में सामने आई हैं उसमें यही है कि छत्तीसगढ़ के हित को आगे रखकर अगर हम काम करेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, संसाधन भी बचे रहेंगे और प्रदेश के लोगों का विकास भी होगा। इन तीनों सेक्टरों में काम करने की जरूरत बनी हुई है। फिलहाल ये विषय बड़ा है, चर्चा काफी लंबी होगी, समय कम है, इसलिए चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।